Welcome back students. Welcome back to SST classes. As you know students, we are doing our chapter number 8, 6th class history part, the Maurya Empire, Ashoka. And we have done the first part of this chapter. This is the second part of this chapter, and in this part we will discuss about the remaining part, the characteristics of Ashok Dhama and Mauryan art and architecture and the decline of Maurya empire. इन सब के बारे में हम इस चैप्टर नंबर 8 के रिमेनिंग जो पार्ट है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ धमा. हम धमा के बारे में आपको बताया कि जो धमा है वो प्राकृत लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है धर्म. और अशोक के अकॉर्डिंग जो धर्म का जो मतलब था वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से नहीं था, बट उसका जो मतलब था, उसका जो धमा था वो जो कंटेन करता था उसमें एसेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, सभी धर्मों का सार था. मीन्स सभी धर्मों की क्वालिटीज़ को अपनाना उसका उद्देश्य था. किसी एक पर्टिकुलर धर्म को लोगों को वो नहीं कहता था अपनाने के लिए, भले ही खुद उस बुद्धिज़्म को उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था. ट्रू फॉलोअर थे वो बुद्धिज़्म के. ओके, तो अब पढ़ेंगे हम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अशोक धमा. अशोक का जो धमा था, धर्म, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे आइए जानते हैं. द फर्स्ट एम्फेसिस ऑन इथिकल आइडियाज़. तो वो कैसे था, इथिकल आइडियाज़ पर जोर कैसे देता था, वो क्या थे इथिकल आइडियाज़. अशोका प्रीज द पीपल टू बी प्योर इन कैरेक्टर एंड फॉलो द इथिकल आइडियाज़ इन देयर लाइफ. अशोका जो थे, मैंने आपको जैसे कि बताया, जो अशोका थे वो बुद्ध धर्म को मानते थे, बट फिर भी जो है वो किसी एक पर्टिकुलर धर्म को अपनाने के लिए नहीं कहते थे. तो इसलिए जो वो आइडियाज़ देते थे वो सभी धर्मों को जो क्वालिटीज़ थी उसके बारे में जो है वो लोगों को बताते थे. और वो जो इथिकल का मतलब होता है नैतिक विचार, मीन्स मॉरल जो होते हैं, हमारी ड्यूटीज़ होती है मॉरल नैतिक कर्तव्य, उनके बारे में वो ज़्यादा हमारे को आइडियाज़ के बारे में बताते हैं अपने जीवन में. और वो हमेशा हमें एडवाइस करते थे कि हमें बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए, अपने एल्डर्स का, टीचर्स का, मॉन्क्स जो साधु संत लोग होते हैं. और वो हमेशा ये है जो है जैसे कि मॉरल होते हैं हमारे, नीडी की हेल्प करना, पुअर पीपल की हेल्प करना, तो वो ये जो है इन सब की ही जो है हमें जो है सलाह हमेशा देते थे. दूसरा था उनका नॉन वायलेंस. नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा जो है वो एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था उनके धमा का. जैसे कि आपको बताया कि जो कलिंगा में जो युद्ध हुआ था, जो भी क्रूरल्टी रही, जो भी क्राइस्ट वगैरह उन्होंने लोगों की सुनी हो, तो अब वो जो है उसके बाद टर्निंग पॉइंट था उनका वो कलिंगा वाला. तो उसके बाद जो है उन्होंने बिल्कुल विरुद्ध थे, जो है अगेंस्ट थे एनिमल किलिंग के, मतलब जो जानवरों को जो मारते हैं और उनके प्रति जो क्रूअल्टी दिखाते हैं, निर्दयता दिखाते हैं, बिल्कुल विरुद्ध थे. उन्होंने जो है अपनी जो रॉयल हट थी उसको भी छोड़ दिया, जो शाही तरीके से जहाँ पर रहते थे. एंड फॉरबेड एनिमल सेक्रीफाइस. और जो है आपने देखा ना, धर्म के नाम पर जो है पशुओं की बलि दी जाती थी, उस पर भी उन्होंने मना किया उसको भी. एंड द कुकिंग ऑफ एनिमल फूड इन द रॉयल किचन. आपने देखा जो रॉयल किचन में बनाया जाता था कि जैसे चिकन मटन वगैरह ये सब बनाए जाते थे ना, तो उस पर भी उन्होंने जो है मना किया लोगों को उस काम को करने के लिए. दूसरा था रिलीजियस टॉलरेशन, मतलब धार्मिक जो है वो सहिष्णुता क्या थी, सहनशीलता. ऑल्दो अशोका स्ट्रिक्टली फॉलोड द प्रिंसिपल बुद्धिज्म इन हिज लाइफ. जबकि वो जो है अपने जो है स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे सिद्धांतों को बुद्धिज्म के अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी उनका जो एटीट्यूड था दूसरे रिलीजन के प्रति वो भी बहुत ही दयालु था. वो कभी किसी धर्म की निंदा नहीं करते थे. ही वॉन्टेड टू क्रिएट सच सोसाइटी इन विच देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल रिगार्डिंग द सेक्ट, रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और वो ये चाहते थे कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो, वो एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जिसमें लोगों के बीच में धर्म, जाति और ये वर्ग, इनको लेकर किसी भी तरीके का कोई भी झगड़ा ना हो और सब लोग मिलजुल कर रहें. यूनिवर्सलिज्म इज द अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट. अशोका धमा वाज यूनिवर्सल इन ट्रू सेंस. इट वॉज फ्री फ्रॉम द नेशनल लिमिटेशन. ये जो है अशोका का जो धर्म था वो पूरे ब्रह्मांड में एक मतलब ब्रह्मांड में था, कहीं फैला हुआ था, किसी भी जो है पर्टिकुलर जगह पर नहीं था. और वो किसी भी तरीके का उसके ऊपर कोई बंधन नहीं था, किसी को रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी, कोई लिमिटेशंस नहीं थी राष्ट्र की उसके ऊपर कि इस राष्ट्र में ये धर्म है, उस राष्ट्र में वो धर्म है. और जो है कोई भी कास्ट, जाति, धर्म, कोई भी ऐसा जो है बंधन नहीं था. इन ऑर्डर टू स्प्रेड धमा, अशोका अपॉइंटेड ऑफिशियल कॉल्ड धमा महात्मा
Mahamata, who were required to explain Dhamma to the people and supervise the moral life of the people। उन्होंने जो है इस धम्मा को का प्रसार करने के लिए, इसको फैलाने के लिए अशोका ने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे, जो धम्मा महामाता के नाम से जिन्हें जाता जाता था, और जो वर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करते थे धम्मा के बारे में लोगों को, और लोगों को बताते थे कि किस तरह से उन्होंने अपने नैतिक जीवन को जीना है। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, देखो मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन वाज रन अंडर द गाइडेंस ऑफ चाणक्य। जो भी प्रशासन रूपी प्रशासनिक जो भी वहाँ पर जो चलता था वो किसके अंडर चलता था? चाणक्य। चाणक्य कौन थे? जो अभी बताया था ना मैंने आपको, अशोक के गुरु थे, सम्राट अशोक के जो टीचर थे चाणक्य, उनके जो है सुपरविजन में ही जो है ये उनके मार्गदर्शन में ही एडमिनिस्ट्रेशन होता था। द किंग वाज द मोस्ट पावरफुल पर्सन, और उस समय जो राजा होते थे वो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता था, और सुप्रीम पावर्स होती थी उसके पास, मिलिट्री हो, जुडिशरी जो है कोर्ट वगैरह की होती हैं, जज एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब कुछ उसके हाथ में होता था, राजा के हाथ में ही। ही वॉज असिस्टेड बाई अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक काउंसिल, एक मिनिस्टर जो मंत्रियों की एक सभा भी है उसके द्वारा असिस्ट किया जाता था, एंड अ नंबर ऑफ सिविल सर्वेंट, और जो है कुछ जो है सिविल सर्वेंट्स भी होते थे। द आर्मी एंड ऑल द गवर्नमेंट ऑफिशियल वर डायरेक्टली पेड एंड कंट्रोल बाय द किंग, और जो आर्मी ऑफिसर्स होते थे, आर्मी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते थे, उनको राजा के द्वारा ही कंट्रोल भी उन पर राजा का ही होता था, और उनको जो पे करते थे वो भी राजा महाराजा ही करते थे। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्रोविंसेस, जो 4 भागों में बांटा हुआ था। ईच प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ प्रिंस ऑफ रॉयल ब्लड, जो है उनका जो राजा होता था वो शाही परिवार से ही होते थे सभी के। द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट, और वो आगे जो वो प्रोविंसेस जो थे आगे बढ़े हुए थे डिस्ट्रिक्ट में, जो जिलों में, एंड प्लेस अंडर लोकल ऑफिशियल्स, और वहाँ पर जो है अंडर लोकल ऑफिशियल्स जो उनके प्लेस वहाँ पर जो थे अमात्या, महात्मात्या, अध्यक्षा, पुरोहिता, सेनापति एंड युवराज वर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑफिशियल। ये कुछ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स हैं जो उस समय पर होते थे। रिवेन्यू, अब रिवेन्यू देखो, रिवेन्यू क्या है? टैक्स, जो भी मतलब कर लिया जाता था। द चीफ सोर्स ऑफ टैक्स रिवेन्यू वाज द लैंड टैक्स, सबसे ज़्यादा जो है लैंड के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, विच वैरिड फ्रॉम 6 to 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, और जो अलग अलग होता था 6 to 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, मतलब जैसा उत्पादन जिस जगह पर किया जाता था उसके हिसाब से सब जगह अलग अलग टैक्स का सिस्टम था। द टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय बोथ इन कैश एंड काइंड। टोल टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन ऑल आर्टिकल्स ब्रॉट फॉर सेल। देखो टोल टैक्स उस समय पर भी लगाया जाता था, जितने जो भी जो है आर्टिकल्स जो है ब्रॉड टू सेल, मतलब सेल के लिए लाए जाते थे, उनके ऊपर टोल टैक्स लगता था। फाइन इम्पोज्ड बाय द जुडिशरी, टैक्सेस ऑन लिकर शॉप्स, ट्रिब्यूट एंड प्रेजेंट टू द किंग वर अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। और देखो क्या होता था, जो शराब की दुकानें होती थी, लिकर शॉप्स होती थी, उन पर भी फाइन लगता था, और वो फाइन जुडिशरी जो कोर्ट सिस्टम था वहाँ पर कोर्ट कचहरी के द्वारा लगाया जाता था। ट्रिब्यूट्स एंड प्रेजेंट्स टू द किंग, राजाओं को श्रद्धांजलि दी जाती थी, प्रेजेंट्स दिए जाते थे। ये दूसरे तरीके थे सोर्स जो है टैक्स लेने के, इस तरीके से भी टैक्स लिया जाता था। आर्मी, अब देखो उस समय आर्मी कैसी थी। द किंग वाज द सुप्रीम कमांडर, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। जो आर्म फोर्सेस थी उनके जो सुप्रीम पावर किसके पास होती थी? राजा के पास ही होती थी। एंड ही पर्सनली सुपरवाइज द आर्मी बोथ इन पीस एंड वार। अब जो ऐसे कहीं पर युद्ध है, लड़ाई है, या कोई शांति वगैरह के लिए है, तो हर जगह पर जो सुपरविज़न, किसके सुपरविज़न में सभी जगह काम होता था? किंग के सुपरविज़न में। प्लिनी, उस समय पर एक राइटर हुए हैं जो रोमन राइटर थे, उन्होंने ये कहा था कि मौर्य आर्मी कंसिस्टेड 6 lakh infantry, 30,000 cavalry and 9,000 war elephants and 1,000 chariots beside the fleet। देखो आर्मी के अलावा उसके पास जो है वो 6 lakhs इन्फेंट्री थी, 30,000 कैवलरी एंड 9,000 वॉर एलिफेंट्स थे जो युद्ध में काम आते थे, और 1,000 चैरियट जो रथ होते हैं वो उसके सेना के अलावा ये चीज़ें थी। द आर्मी वॉज एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय अ काउंसिल ऑफ 30 मेंबर्स, और आर्मी जो है उसमें 30 मेंबर्स होते थे, विच वर फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 वार्ड्स, जो आगे जाकर 6 वार्ड्स में उनको बांट दिया जाता था।
मौर्य आर्ट एंड आर्किटेक्चर, देखो उस समय आर्ट आर्किटेक्चर कैसा था, कैसे थी कलाएं। द हिस्ट्री ऑफ मौर्य इंडियन आर्ट, जो इंडियन आर्ट की जो है जो है भारतीय कला की जो इतिहास है, जो शुरू हुआ था विद द एडवेंट ऑफ मौर्य, मौर्य के द्वारा ही हुआ था। द मौर्य किंग्स वर मार्वेलस बिल्डर्स, वो बहुत अच्छी बिल्डिंग्स बनाते थे। दे इरेक्टेड मैग्निफिशेंट बिल्डिंग्स, बहुत शानदार जो है वो बिल्डिंग्स बनाते थे। 5 टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल मोनूमेंट्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड, देखो 5 तरह के जो है मोनूमेंट्स बनाए गए, गुंबद बनाए गए उसमें। रॉयल पैलेसेस, एक तो शाही महल जो होते थे। द पैलेस बिल्डिंग्स वर लार्ज एंड इम्पोजिंग, बहुत ही बड़ी इम्पोजिंग बिल्डिंग्स होती थी। और देयर ब्यूटी, डेकोरेटिव रिचनेस एंड ऑर्नामेंटेशन इज ग्रेट, और वहाँ पर जो साज सजावट थी, डेकोरेशन थी और जो उसकी रिचनेस थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। स्तूपास बनाए गए थे, जैसे ये सांची स्तूपा है, इनकी बहुत अच्छी तरीके से जो आर्किटेक्ट किया गया था इनको। स्तूपा इज अ सॉलिड, एक ये सॉलिड जो है डोमिकल स्ट्रक्चर था, ईंटों से बना था, पत्थर से बना था, राउंड बेस था, इसका जो बेस था नीचे जो वो राउंड बेस था। द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ दिस इज अ ग्रेट स्तूपा ऑफ सांची नियर भोपाल, ये सांची का दिया हुआ, ये भोपाल में है। ये इसका जो महान उदाहरण है वो एक ये है, जो सांची स्तूपा, सांची में, भोपाल में। अब देखो पिलर्स भी, स्तंभ भी बनाए गए। अशोक पिलर जो है वो जो है कैपिटल फ्रॉम सारनाथ का जो माना जाता है, सारनाथ में अशोक स्तंभ के नाम से, वहाँ पर पिलर्स भी उस समय बनाए गए। जो अशोका आर परहैप्स द फाइनेस्ट, वो शायद सबसे मतलब बढ़िया थे, मोस्ट ब्यूटीफुल थे, स्पेसिमेन ऑफ मौर्य आर्ट, मौर्य आर्ट को वो स्पेसिफाई करते थे। एंड द पिलर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, उनको 3 पार्ट्स में बांटा गया था, द प्रॉप, द shaft एंड द कैपिटल। These pillars have been discovered at Allahabad, Topra, Meerut, रामपुरवा, सांची, सारनाथ एंड कुशाम्बी, ये इस जगह पर ये पिलर्स बनाए गए थे। द मोस्ट इम्प्रेसिव ऑफ हिज पिलर्स इज एट सारनाथ, और जो मेन था वो कौन सा था, अशोक स्तंभ सारनाथ में। द इट वॉज विच इज 23 मीटर्स हाई, और इसकी जो ऊंचाई है वो 23 मीटर है। इट हैज़ 4 लॉयंस, इसमें देखो 4 लॉयंस है, 3 दिख रहे हैं, एक 4th बैक साइड। इट हैज़ 4 लॉयंस कार्व्ड एट द टॉप, टॉप पर जो है 4 लॉयंस कार्व किए गए थे वहाँ पर। सीटेड बैक टू बैक नॉन एज द लॉयन कैपिटल, इट सर्व्स एज अ नेशनल एम्बलम, और इसको नेशनल एम्बलम जो है हमारे राष्ट्रीय जो है इसको चिन्ह के रूप में भी इसे माना जाता है, अशोका सारनाथ। केव ड्वेलिंग, अब देखो उस टाइम पर केव ड्वेलिंग कैसी थी, जो गुफाएं होती थी वो किस तरह की थी। द मौर्य रूलर डग मैनी केव्स, उन्होंने बहुत सारी गुफाएं भी बनाई। टू बी यूज एट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, और उन्हें वो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के रूप में भी जानते जो है यूज़ किया जाता था। जैसे हम लोग के टेम्पल्स होते हैं, तो इस तरह से बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री होती है, जो बुद्ध धर्म है उनकी मोनेस्ट्रीज होती थी। एट द rock cut caves appeared from durable and permanent as the dwelling places of the monks. A very large number of rock cut monasteries were made. 7 rock cut caves in the hills of north to Gaya, 3 to Nagarjuni hills and 4 on Barabar hills are found. देखो बहुत सारी केव्स बनाई गई थी। अभी जो केव्स थी, जो रॉक, जो चट्टानों को काट कर बनाई जाती थी, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होती थी और परमानेंट ड्वेलिंग, मतलब परमानेंट वहाँ पर रहा जा सकता है। ऐसा मतलब कब जो है ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए होती थी, परमानेंट होती थी। और ये चट्टानों को काट कर जो मोनेस्ट्रीज बनाई थी वो बनाई जाती थी, बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती थी। और यहाँ पर जो है ड्वेलिंग प्लेसेस फॉर द मॉन्क्स, जो मॉन्क्स होते थे, जो नन वगैरह रहते थे यहाँ पर, मॉन्क्स साधु लोग, बुद्धिस्ट, तो उनके लिए थी ये। और इस तरह से 7 रॉक कट केव्स बनाई गई थी गया में, गया बिहार में है, नॉर्थ में। और उसका 3 जो नागार्जुन हिल्स थी, बारबर हिल्स थी, वहाँ पर इस तरह की पाई जाती हैं। रॉक एडिक्ट्स, अब देखो रॉक एडिक्ट्स क्या थे चट्टानों के बारे में। अशोका इंस्टीट्यूट्स ऑफ एडिक्ट्स विच वर एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स। अब देखो जो उस समय पर जैसे रॉक्स और जो चट्टानें जो होती थी, पिलर्स जो स्तंभ वगैरह होते थे, इनके ऊपर कुछ जो है वो जो है नक्काशी की जाती थी। तो चट्टानों के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, दीज आर लोकेटेड इन पब्लिक प्लेस सो दैट पीपल कुड रीड देम। और ज़्यादातर ये जो रखे जाते थे पब्लिक प्लेस पर रखे जाते थे, ताकि आते जाते सब लोग उनको देख सके, नोटिस कर सके। कुछ इस तरह के एडिक्ट्स जो इन हिंदी अगर हम बात करें तो शिलालेख, जो पत्थर चट्टा जो है रॉक्स के ऊपर, चट्टानों के ऊपर या पिलर्स के ऊपर खुदवाए जाते थे, तो ये ज़्यादातर पब्लिक प्लेसेस पर ही रखे जाते थे ताकि सब लोग उनको पढ़ सके, समझ सके, उनके बारे में जान सकें। और वो जो लिखे जाते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में होते थे। और इस तरह के जो एडिक्ट्स थे वो अशोक के आइडियाज़ ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, रॉयल ऑर्डर्स एंड धमा समाज के बारे में थे। सम इम्पॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड इन
ये थे सहस्राम भैरत रूपनाथ गिरना, इनके यहाँ पर ये जो शिलालेख है ये पाए जाते हैं चट्टानों के। मौर्य स्कल्पचर, अब देखो उस टाइम पर स्कल्पचर सिस्टम क्या था, कैसे स्कल्पचर थे। माइटी एलिफेंट्स, देखो क्या थे, माइटी एलिफेंट। अब एलिफेंट्स जो है ज़्यादातर युद्ध वगैरह में उन्हीं का ही यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से जो है शक्तिशाली एलिफेंट्स, द मैजेस्टिक फिगर ऑफ लॉयंस, जो स्कल्पचर जो मूर्ति बनाई जाती थी ज़्यादातर उसमें एलिफेंट्स होते थे और लॉयन होते थे, हॉर्सेज एंड बुल्स ऑन द अशोका पिलर, अशोका पिलर के ऊपर बुल्स बने हुए, अशोक स्तंभ के ऊपर इस तरह की मूर्तियाँ होती थी। और आर एग्जाम्पल ऑफ हाईली डेवलप्ड मौर्य स्कल्पचर, मूर्ति कला को विकसित मूर्ति कला के ये उदाहरण रहे हैं। बिसाइड दीज एनिमल फिगर्स, yaksha statue and 2 images of Jain Tirthankars reveal a marvelous technique in sculpture which has retained a considerable maturity in the Maurya period. Okay, now the decline of, अब देखो ये सब हमने जाना, अब डिक्लाइन कैसे हुआ, उसके जो पतन कैसे हुआ मौर्य एम्पायर का। द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर स्टार्टेड आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका, अशोका की डेथ हुई थी 232 BC में, 232 ईसा पूर्व में। उसके बाद जो है मौर्य एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था। None of the success of Ashoka was able to maintain the progress and development achieved during the reign of चंद्रगुप्त मौर्य and Ashoka। अब देखो चंद्रगुप्त मौर्य जो हुए, इनके दादाजी, उसके बाद बिंबिसार आए, है ना। तो अशोका और अशोका के साम्राज्य में जो भी जो शासनकाल रहा, इसको आगे विकसित करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, इनकी प्रोग्रेस जो इन्होंने की थी, कोई भी नहीं बचा था, उनका सक्सेसर नहीं था। द लेटर मौर्य प्रिंसेस पार्टीशन द एम्पायर, उन्होंने मौर्य जो थे प्रिंसेस थे, उन्होंने जो है पार्टीशन कर दिया था एम्पायर का, भागों में बांट दिया था। एंड सब्सिक्वेंटली वीकेंड देयर पावर, और इसकी तरह से क्या हुआ, जो उनकी पावर्स थी वो बहुत ही कमज़ोर हो गई थी बाद में। द फॉरेन स्टेट्स टुक फुल एडवांटेजेस, और इस वीकनेस का जो है जो फॉरेनर्स थे उन्होंने इसका पूरा का पूरा जो है स्टेट्स के जो रूलर्स थे उन्होंने इसका बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया, उन्होंने इस पर अटैक किया, और उसके बाद जो है अटैक करने के बाद उन्होंने उसको हथिया लिया, और उसके बाद जो है रॉयल ट्रेजरी जो थी उस जो है वो बन गई यहाँ पर आकर। लास्ट बट नॉट लीस्ट द पॉलिसी ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस अडॉप्टेड बाय अशोका आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंगा मेड द आर्मी आइडियल, एंड द आइडियलनेस ऑफ द आर्मी ऑफ अशोका वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्य एम्पायर। और ये जो नॉन वायलेंस जो लोग अडॉप्ट की हुई थी, मतलब अहिंसा के पुजारी बन गए थे, इसी की वजह से इनका पतन जो है डाउनफॉल हुआ था मौर्य एम्पायर का, इसके लिए जिम्मेदार रहा, ठीक, डाउनफॉल के लिए। क्योंकि कलिंगा के युद्ध के बाद जो है, जो कलिंगा में जो भी इवेंट हुई थी उनकी लाइफ की, उसके बाद उन्होंने जो है जो नॉन वायलेंस को अपना लिया था वार ऑफ कलिंगा के बाद। इसकी वजह से जो थी जो आर्मी थी वो आइडल, आलसी हो गई थी युद्ध वगैरह को लेकर, और इसी वजह से यही रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वही चीज़ रिस्पॉन्सिबल रही अशोकी का जो डाउनफॉल हुआ मौर्य एम्पायर का। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमने ये चैप्टर पढ़ लिया है, आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग भी है, समझ में भी आया होगा। इस तरह के हिस्ट्री के चैप्टर से हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ स्टूडेंट्स।